साइबर फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? साइबर फ्रॉडस्टर कभी भी आपके मोबाइल को हैक नहीं करते, वो हैक करते हैं आपके माइंड को। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होते हैं जो थोड़े अनसोशल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। भैया इंस्टाग्राम पे जो लोकेशन का फीचर आया है, ये आपके लिए खतरा है, इसको भूल के भी यूज मत करो। कि हम गलती से पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं गलत अकाउंट में, तो उसको कैसे वापस लाया जा सकता है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अगर आपकी पेमेंट किसी भी गलत अकाउंट में चली जाए तो आप NPCI नेशनल पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का जो टोल फ्री नंबर है के ऊपर कॉल करो, आपके पैसे को तुरंत दूसरे अकाउंट में जाने से रोक दिया जाएगा। मेरा फोन हैक्ड है या नहीं, ये कैसे पता चलता? तो आप अपने कीपैड में जाकर डायल कीजिए। जैसे आप डायल करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपका डेटा कहीं फॉरवर्ड है या नहीं है। दिहाड़ी रात के समय, क्योंकि वर्किंग वुमेन्स हैं, रात के समय भी बाहर जाती हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो उनके फोन में हमेशा होनी चाहिए अगर वो कहीं फंस जाए? एक नंबर है, तो उसके ऊपर कॉल करें ताकि पुलिस आपकी सहायता के लिए भेज दी जाए, या वुमेन हेल्पलाइन नंबर। कि अगर कोई लड़की खुद ही अपनी पर्सनल फोटोज भेज रही है और उसका बाद में मिसयूज होता है, बट पहले तो उसने अपने कंसेंट से भेजी थी ना। हाँ। तो उसे थोड़ी ना पता था कि वायरल होगी। पहली मैं तो ये कहता हूँ कि आप क्लिक भी मत कीजिए। आपने देखा ना ये थाईलैंड वाला केस, बट यही कितना खतरनाक होता जा रहा है। अगर हम बात करें कि इसके फायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान कितना बढ़ता जा रहा है इससे। AI के फायदे भी है और AI के नुकसान भी है। अगर आपकी हद से ज्यादा डिपेंडेंसी है AI के ऊपर, तो पहले तो आपके सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है और खुद को ट्रेंड करता है आपके डेटा के साथ। ChatGPT अपने डेटा को दे रहा था US आर्मी को ट्रेंड करने के लिए। एज अ कंट्री बहुत डेंजरस है, वॉर चल रहे हैं ऑलरेडी, और अगर हमारा डेटा ऐसा ही लीक हो तो कहा जाता है वैसे US के पास हमारा सारा डेटा है ही है। ऑनलाइन के बारे में बात करी कि इस तरीके से वो बच्चा स्टार्टिंग में फंसना शुरू हुआ चैट के थ्रू, बट इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है कि किस तरीके से कि जब प्राइवेट फोटोज सिर्फ अपने फोन में रखना इतना डेंजरस हो सकता है, तो दूसरे के साथ शेयर करना कितना हो सकता है। Nobody is your trustworthy। आप हमेशा ऑनलाइन एक नेगेटिव अप्रोच के साथ बैठिए कि सामने वाला कब आपका क्या फायदा उठा दे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी एंड फिल्टर। हमेशा हम आपके लिए एक अच्छे गेस्ट लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं उनका बहुत नाम है। लोग उनको इसलिए जानते हैं कि वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फालतू फालतू कंटेंट तो बहुत ज़्यादा फेमस हो ही जाता है, वायरल होता है, बट जो इनका ओरिजिनल कंटेंट जो अच्छी बातें सिखाते हैं हमें कि हमें अपना ध्यान, अपने चीज़ों का ध्यान, हमें फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए, हमेशा इनको आपने अपनी रील्स में देखा ही होगा। और मेरे फ्रेंड्स ने कम से कम नहीं तो 50-100 बारी इनकी रील्स मुझसे शेयर करी हुई है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को अपने गेस्ट अमित जी से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, जो कि फेमस हैं वर्दी वाला के नाम से। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर द काइंड अपॉर्चुनिटी मैम। जी, और पहले तो आप मुझे यही बता दो कि अमित से वर्दी वाला कैसे बने आप? एक्चुअली क्या है कि मैं पहले क्या, अब भी, तब मैं साइबर पुलिस स्टेशन अम्बाला में पोस्टेड था और उसके बाद फिर रेवाड़ी में। तो मेरे पास ऐसे डेली रिलेटिव्स की या किसी न किसी की कॉल आती रहती थी, मेरे फ़ोन में ये हो गया, हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तब हम क्या करें। एक दिन क्या हुआ कि मेरे 2 दोस्त हैं, अनुभव चौहान, अंकित चौहान, वो यूट्यूबर्स हैं और अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं। उनके फादर जो मेरे चाचा जी लगते हैं, उनके साथ साइबर फ्रॉड करने की किसी ने कोशिश की। तो हमने मेजर स्टेप्स उठा के, जो क्विक स्टेप्स उठाए थे, उनके अकाउंट्स वगैरह को ब्लॉक करके, क्योंकि उनको एक सैलरी पर्सन है और काफ़ी लंबे टाइम से जॉब कर रहे थे, उनके अमाउंट अच्छा खासा था उनके अकाउंट में, उसको सेव कर लिया। और पूरा घर पैनिक हो गया था ऐसे कि कभी सारा पैसा ना चला जाए। तो तब उसने मेरे को सजेस्ट किया कि यार आपकी ना वो लिमिटेड है, तो आप उसको एक्सप्लोर करो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा। मैं कैसे, तो उसने बताया कि आप सोशल मीडिया पे आओ और जो हमें बताया वो लोगों को बताना स्टार्ट करो। तो बस उन्होंने अपने घर बुलाया, रील बनानी स्टार्ट की, उन्होंने बनाई, सब कुछ एडिटिंग की, तब से स्टार्ट कर दिया। मज़ा आने लगा, लोगों की हेल्प होने लगी, तो बस। तो ये 2 मिलियन फॉलोअर्स बने हैं। आई जस्ट विश कि आपके यहाँ आने से हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाए। बट पहली बात आप मुझे आज ये बताएं कि साइबर फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? देखो, साइबर फ्रॉड्स के बहुत सारे तरीके हैं। साइबर फ्रॉड अब एक तरीके का समुंदर हो गया। इन शॉर्ट्स में अगर आपको बताऊं कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है,
तो साइबर फ्रॉड चलता है मेजरली 3 चीज़ों पे। एक होता है लालच, एक होता है डर, एक होता है अर्जेंसी। जहाँ आपने लालच दिखाया, जहाँ आप डरे, या जहाँ आपने जल्दबाजी की, इन तीनों चीज़ों से के साथ आपसे साइबर फ्रॉड हो जाता है। हो सकता है अगर ये तीनों चीज़ें आप करते तो। लालच की मैं बात बताता हूँ आपको एक केस के साथ। एक गुड़गांव में बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर थे, एमएनसी कंपनी थी, बट गुड़गांव में आपको पता है कि ट्रैफिक होता है। तो वो एक दिन बैठ के गाड़ी में घर आ रहे थे, तो उन्हें घर तक का जो उनका रास्ता था 1 घंटे 1.5 घंटे का दिख रहा था। तो उन्हें सोचा कि अब क्या करो। तो टेलीग्राम पे उनके पास एक मैसेज आता है कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, क्यूरियस से किक चाहिए होती जिन्हें, उन्होंने सोचा मैं करके देखता हूँ। उन्होंने वहाँ कुछ एक टास्क दिया उनको, 5 मिनट में उनके पास 500 रुपये आ गए। अब उनकी क्यूरियसिटी बढ़ गई कि लेवल 1 था ये तो लेवल 2 करूं। नेक्स्ट दिन उनके पास 1000 आ गई, उससे अगले दिन 2000 आ गई। अब ये साइबर फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि माइंड सेट को आपको चेक कर लेते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉडस्टर कभी भी आपके मोबाइल को हैक नहीं करते, वो हैक करते हैं आपके माइंड को। आप किस तरीके से सोचते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सारी एक्टिविटीज़। तो डॉक्टर साहब को उन्होंने लालच दिया ऐसे पैसे का। फिर उन्होंने बोला कि सर अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल के लिए। बोला किस तरीके का? बोला सर उसमें ना आपकी पेमेंट अब ज़्यादा हो रही है और वो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आएगी, क्योंकि हमारा साफ़ सुथरा काम है, हम जीएसटी वगैरह भरते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए बोलते हैं ताकि सामने वाले को भी लगे कि यार ये तो बहुत अच्छे आदमी है कि जीएसटी भर रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो बोला ठीक है। तो डॉक्टर साहब को टेलीग्राम से स्विच करके लिया व्हाट्सएप पे। जब व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड कर दिया, वहाँ बार बार मैसेज आने लगे, आज मैंने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, जीत लिए, 60,000 कर लिए। डॉक्टर साहब ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब उनको बोले कि अब आपको खुद कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने 5-10 हज़ार से स्टार्ट किया। अब उनके 50,000 इन्वेस्ट हो गए और उनके वॉलेट में दिखा रहा 2 लाख रुपए कि आप जीत चुके हो। वो वॉलेट होता है कंपनी का खुद का जो फ्रॉड होता है। उन्होंने विड्रॉ करने की कोशिश की तो बोले आज सर फ्राइडे हो गया है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे को ट्राई करेंगे। अब 2 दिन डॉक्टर साहब ने सोचा कि यार मेरे 2-3 लाख तो हो ही रहे, और खेल लेता हूँ, मतलब और ट्राई कर लेता हूँ। तो अब डॉक्टर साहब ने उनको दे दिए थे 2 लाख रुपए मंडे तक, और उनके वॉलेट में दिखा रहा था अब 10 लाख। फिर उनको ऐसे ही उन्होंने 3-4 दिन तक और खींचा, तो लास्ट तक उनसे ले लिए 20 लाख रुपए, और उनके वॉलेट में दिखा रहे 1 करोड़। अब वो मेरे किसी नॉन के नॉन थे, उनका मैं शॉर्ट टर्म में इतना पैसा दिखेगा तो कोई भी लालची हो ही जाएगा। देखो इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, आप ये सोचो वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, उनको ये दिमाग में समझ में नहीं आया कि लालच है ये। तो इनके पास मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब मेरे साथ 1 करोड़ का फ्रॉड हो गया। मैं 1 करोड़ का फ्रॉड कैसे? बोला मैंने कंपनी में इतने लाख लगाए, इतने लाख लगाए। भाई ये तो 20 लाख का फ्रॉड हो। नहीं नहीं, जो 80 लाख उनके वॉलेट में दिखा रहे थे वो उनको भी अपने में कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये भी मेरा ही पैसा है। मैं बोला भाई साहब आपके साथ 20 लाख का फ्रॉड हुआ। नहीं मेरे साथ 1 करोड़ का फ्रॉड हो गया। फिर उनकी हमने कंप्लेंट करवाई। आपके साथ अगर कभी भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो ऐसे फ्रॉड से हमें कैसे बचना चाहिए? मैंने बताया ना, लालच। आप लालच से बचो। अब लालच, इतनी इजी मनी कहाँ है कि आपको इतना आसानी से कोई पैसा दे देगा? आप सोचो अगर ये स्कीम मेरे पास होती, मान लो मैं साइबर फ्रॉडस्टर हूँ, मैं आपको क्यों दूंगा? या तो मैं अपने भाई को दूंगा या अपने किसी रिलेटिव को बताऊंगा, उनके बाद ही तो आपका नंबर आएगा। और हकीकत तो ये है कि ना उनका भाई यूज़ करता हो ना आप खुद यूज़ करते हो, उस लोगों को शिकार बनाते हैं इस चीज़ का। तो आपके साथ कभी भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड हो तो तुरंत आपको 1930 पर कॉल करना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और साइबर सेल का एक कंबाइंड नंबर है। जैसे आप इस पर कॉल करेंगे आपके पैसे को दूसरे अकाउंट में आने से रोक दिया जाएगा, इवन उसको होल्ड भी कर दिया जाएगा। मगर यहाँ कुछ कंडीशंस है, ये आपको 48 घंटे के अंदर करना है। मगर मैं एडवाइस करूँगा जब आपको पता चले तुरंत इसको कर दीजिए। और आपको अगर 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जाकर कंप्लेंट कीजिए, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये तो था हमारे पास लालच। अब डर, एक ए ग्रेड ऑफिसर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गुड़गांव में काम करते थे, मेरे पास उनका फ़ोन आता है किसी के रेफरेंस से कि सर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। मैं पूछा कैसे हुआ? उनके पास कॉल आती है, उनको बोला जाता है कि आपके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स वियतनाम जा रहे थे। तो बोला मेरे नाम से तो कुछ भी नहीं है। बोला है आपके नाम से, हमें पता आप ए ग्रेड ऑफिसर हो। अब ये पता करना बहुत आसान है, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक है, पब्लिक किसी की कुछ भी देख लो आप जाके उठा के, ठीक है।
तो उन्होंने बोला नहीं मेरा नहीं है, फ़ोन कट कर दिया। दोबारा कॉल किया, सर आपका नहीं है तो आप इसकी कंप्लेंट कर दो ना। बोला मैं कर दूंगा कंप्लेंट जब मेरे पास टाइम मिलेगा। नहीं नहीं आप लोग ना लापरवाही करते हो, अभी करो कंप्लेंट। तो उसने सोचा यार ये कितना मेरे बारे में सोच रहा है कि मेरे कंप्लेंट करने के लिए बोल रहा है। तो वहाँ एक इमोशनल फैक्टर डाल दिया उन्होंने, क्योंकि ह्यूमन वे भी है, ह्यूमन हम भी है, तो ह्यूमन बिहेवियर को वो एनालाइज करते हैं फिर आपको पहले अपना बनाने की अपना बनाने की। आपकी हेल्प कर एग्जैक्टली। तो उन्होंने क्या किया कि अब मैं आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मुंबई साइबर सेल में, कनेक्टिंग टू मुंबई साइबर सेल कॉल की। वहाँ एक फेक पुलिस स्टेशन बना हुआ था, एक ACPI। अब लोग ये सोचते हैं कि पुलिस तो हमेशा डराती धमकाती है, 80% लोगों के माइंड सेट इसी तरीके से है। उन्होंने बोला कि आपके नाम से लीगल ड्रग्स आ रहे, आपको नहीं पता। अच्छा, वो दूसरे वाले ने बोला सर ये ग्रेड ऑफिसर, तो ये ग्रेड ऑफिसर है तो ये किसी भी तरीके की गलत काम कर लेंगे, हम किस लिए बैठे हैं। आपको एक टेम्प्रेरी अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, तुरंत इस पर अपने सारा पैसा डाल दीजिए। उन्होंने अपना सारा पैसा उसमें स्विच कर दिया, उनके पास 22 लाख रुपए थे, और बोले अब इन्वेस्टिगेशन चलेगी। 14 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा। स्काइपी की एक ID दी जिसके ऊपर ये देखते रहे कब वो वॉशरूम में जा रहे हैं, कब कहाँ कर रहे, क्या कर रहे हैं। इतना डरा दिया। उनकी एज 54 ईयर्स थी। जब वो मुझे मिले तो बच्चे की तरह रो रहे थे मेरे कंधे पे सर रख के ऐसे। तो वहाँ उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, पहले उन्हें समझाया। इवन वो ऐसे थे, अगर आपने उनको 2 दिन तक बात नहीं किया, अकेला छोड़ दिया, तो वो सुसाइड भी कर सकते थे। तो डर जाते हैं। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। डिजिटल एविडेंस हो सकता है, डिजिटल स्टेटमेंट हो सकती है, बट देयर इज़ नो डिजिटल अरेस्ट। कहीं है ही नहीं ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ना कोई पुलिस रूल में डिजिटल अरेस्ट है। लोग ऐसे, अब एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे, उनका नाम मैं भूल गया, उनको भी डिजिटली अरेस्ट कर लिया था 14 दिन के लिए। तो ये आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, इल्यूजन में आपको डाल देते हैं कहीं ना कहीं आप, तभी तो लोग एग्री कर जाते हैं। एग्री अगर आज मेरी बात अगर मैं करूँ तो लोगों को लगता है यार बड़ी स्मार्ट है ये, तो क्या ये जो आप अवेयर है ना, आप अवेयर हैं, जी। आप सोशल हैं। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जो थोड़े अनसोशल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। और ऐसा भी होता है ना कि लोग डरते बताते हैं नहीं किसी को इन चीज़ों के बारे में। सही। बट वो जो A ग्रेड ऑफिसर थे उनका गुड़गांव पुलिस ने 22 लाख रुपए रिकवर कर दिए थे। 3-4 पैसे कैसे रिकवर में? उस पैसे में क्या होता है कि एक लेयर होती है, किस अकाउंट से कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। इन्वेस्टिगेशन चली, 2-3 महीने लगे, रेड्स की पुलिस ने डिफरेंट स्टेट्स में जाके, तब वहाँ से क्रिमिनल को पकड़ा और फिर उन पैसे को रिकवर करवाया। तो आपने तीसरी बात बोली थी कि पहले दूसरा डर, तीसरा जल्दबाजी का जो किस्सा है वो जल्दबाजी में बताता हूँ एकदम आपको। कॉल आएगी, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मैं कनॉट प्लेस पे खड़ा हूँ और हम आपके बच्चे को ना इस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या हाल है। तो मैंने अपनी जेब से 50,000 रुपये दे दिए, 25,000 रुपये कम पड़ रहे, फटाफट डाल दीजिए। अरे भाई क्या बात हुई? भाई बात बताने का टाइम नहीं है, मेरे बच्चे से बात करवा दो प्लीज़। कैसे बात करें, वो बात ही नहीं कर सकता, उसके चोट इतनी लगी हुई है। 25,000 रुपये के पीछे क्या बच्चों के बारे में सोच रहे हो? जब 50 मैंने दे दिया तो भाई साहब डाल दो फटाफट 25,000 रुपये, अगर अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो, वरना हम तो जा रहे हैं इसको छोड़ के। अरे भाई साहब अभी बताओ कहाँ डाल देना है, वो फटाफट डाल देते। उसने ना वेरीफाई किया, अपने बच्चे को कॉल कर ना कहीं। अब उनकी गलती क्या है कि उनका बच्चा जो इंस्टाग्राम यूज़ करता है, स्नैपचैट यूज़ करता है या किसी भी तरीके का सोशल मीडिया का, अपनी लोकेशन डाल देता हूँ। लोकेशन अब इंस्टाग्राम में एक चल रहा है कि आप लोकेशन शेयर करके रखते हैं लोग, उसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है आप कहाँ बैठ के। तो भैया इंस्टाग्राम पे जो लोकेशन का फीचर आया है ये आपके लिए खतरा है, इसको भूल के भी यूज़ मत करो। तो ये जो लोकेशन को ऑफ करना है वो कौन सी सेटिंग्स हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम वो तो मैं ये भूल गया, बट वो ऐसा है कि इंस्टाग्राम में जाओगे आप, राइट साइड में आपके प्रोफाइल ऊपर 3 लाइन्स आएंगी, वहाँ जाके लोकेशन सर्च करेंगे आप, उसमें जाके आप उसको ऑफ कर सकते हैं। हाँ, और वो बच्चा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करता था सारे, वहाँ देख लेते थे वो हर मिनट में स्नैप भेज रहा है, हर मिनट में स्टोरी लगा रहा है, गोइंग टू ट्यूशन, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू कॉन्फ्रेंस। अब उन्होंने वहाँ उसके फुटप्रिंट्स तैयार कर लिए कि वो किस टाइम क्या करता है, कहाँ जाता है, ताकि वो पेरेंट्स को भी पता हो कि हाँ ये तो अभी CP में ही था। और पेरेंट्स के पास पहुंचना कितना आसान है कि उसने बच्चे का नाम देख लिया, कहीं पेरेंट्स की कोई फ़ोटो देख ली, उसका नाम मिल गया, जैसे स्कूल की डेटा वेटा से कहीं से भी। पेरेंट्स का फेसबुक अकाउंट हमेशा पब्लिक रहता है, वहाँ चले गए, पेरेंट्स के फेसबुक अकाउंट पे उन्होंने नंबर पब्लिक कर रखा है, ईजी टू कॉल। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इतना आसान है कि कैसे फ्रॉड करते हैं। फ़ोन पे में कुछ भी रैंडम नंबर डाल देते हैं, किसी भी सीरीज़ का चल रहा है, अब फ़ोन पे में उसका नाम दिख जाता है, उसको कॉल कर देते हैं, फिर
सपोज किसी का नाम राजेंद्र है, फ़ोन पे डाला, राजेंद्र जी मैं अमित बात कर रहा हूँ, पहचाना? अरे भाई नहीं, नाम नहीं बताते। राजेंद्र जी मैं बात कर रहा हूँ, आपका दोस्त। कौन? अरे भूल गए, अमित। हाँ पहचान लिया। और राजेंद्र जी मेरे पास 5,000 की पेमेंट आनी थी और मेरा अकाउंट की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रखी है, तो मैं ना आपके अकाउंट में डलवा रहा हूँ, आप दे देना जब आपका मन करे। सामने वाले को लालच आ गया, कि मेरे पास तो हाँ पैसे आ रहे हैं। उसने डाल दिया। डाला क्या, फेक मैसेज बना के कि इतना इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उनके पास चला गया। और ये राजेंद्र जी गलती से 50,000 चले गए, 5 की जगह। चलो आप रख लो 10-20,000, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, इमरजेंसी में सिर्फ 30,000 चाहिए, आप मैं एक नंबर दे रहा हूँ इसमें डाल दो। राजेंद्र सोच रहा 20 तो बच गए। ना राजेंद्र ने फ़ोन पे जाके अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया, ना गूगल पे जाके किया, बस वो एक मैसेज देखा क्रेडिट का। उसमें ये भी नहीं देखा कि ऊपर जब भी बैंक से मैसेज आता है तो हर मैसेज के पीछे टी लिखा आएगा, ट्रांजैक्शन का जो अलर्ट होता है, या हाँ SBI टी। SBI टी। क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट ने अभी सिस्टम लेके आई है, अगर कोई प्रमोशनल मैसेज होगा उसके पीछे पी आएगा, ट्रांजैक्शन होगा तो टी आएगा, ऐसे करके 3-4 चीज़ें थी। न्यूज़ का होगा तो एन आएगा, ऐसे का अलर्ट का होगा तो ए आएगा, ऐसे लिख के आती थी चीज़ें। गवर्नमेंट का मैसेज होगा तो जी लिखा होगा उसके पीछे स्लैश करके। उसने देखा नहीं और उसने 30,000 रुपये दे दिए, अब हो गया उसके साथ साइबर फ्रॉड। तो ये थी दूसरे के पैसे पर नज़र डालने की सज़ा जो उसे मिली। बट अभी जी कई बार ये भी होता है कि हम गलती से पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं गलत अकाउंट में, तो उसको कैसे वापस लाया जा सकता है? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अगर आपकी पेमेंट किसी भी गलत अकाउंट में चली जाए तो आप NPCI नेशनल पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का जो टोल फ्री नंबर है 1800-120-1740, इसके ऊपर कॉल करो, आपके पैसे को तुरंत दूसरे अकाउंट में जाने से रोक दिया जाएगा। या आप NPCI की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कंज्यूमर का ऑप्शन होता है, उसमें जाइए, UPI कंप्लेंट में जाइए, अपनी सारी डिटेल्स डाल दीजिए। तीसरा, आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ये डाल देना आप। अगर आपका गूगल पे से जाता है तो आप गूगल पे कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, फ़ोन पे जाता है तो फ़ोन पे कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए जो नंबर दिख रहा है, पेटीएम से जाता है तो पेटीएम पे। बस आपको उसके लिए करना क्या है, जब कभी भी आपकी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैसेज आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर एविडेंस। ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उससे हमारे पैसे वापस। हाँ, कंप्लेंट हो जाती है ना आपके रजिस्टर्ड। बिल्कुल। ये तो बात होगी साइबर फ्रॉड की, जब हम पैसों से परेशान हो जाते हैं कि गलत ट्रांसफ़र हो गए या डर गए हम लोग। बट कहीं ना कहीं भी मैं देख रही हूँ कि फ़ोन हैकिंग सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मेरा फ़ोन हैक्ड है या नहीं, ये कैसे पता जा सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका फ़ोन हैक है नहीं है, तो अगर आपके फ़ोन में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही, लाइक उसकी बैटरी ड्रेनेज हो रही बार बार, अनयूजुअल मैसेज आ रहे हैं, अनयूजुअल कॉल्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका फ़ोन हैक हो सकता है। देखो, जब कभी भी आपका फ़ोन हैक होगा तो सबसे पहले हैकर क्या करेगा, आपकी कॉल को, आपके डेटा का, आपका मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा दूसरे नंबर पे के ऊपर, क्योंकि उसमें आपके बैंक के पास आने वाले OTP, उसके पास आपके सोशल मीडिया पे आने वाले OTPs, इन सब के ऊपर वो पहले कब्जा करने की सोचेगा। तो ये चेक करना है कहीं आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है। तो आप अपने कीपैड में जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपका डेटा कहीं फॉरवर्ड है या नहीं है। इन केस आपका डेटा फॉरवर्ड है तो आप दोबारा कीपैड में जाकर डायल कीजिए #002#। अब इससे होगा क्या कि आपकी सभी कॉल्स को, मैसेज को, डेटा को जो फॉरवर्ड हो रखा था दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उसको अनफॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपका फ़ोन हो जाएगा सेफ़। कुछ आपको ऐसी सेटिंग्स करके रखनी है अपने मोबाइल में, ये तो फेस ID वगैरह आप रख सकते हो लगा के। एक आप ना नॉर्मली चेक करें कि देखो, अब आज के समय में हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई चैट पढ़ रहा हो इंस्टाग्राम की, ये देख रहा हो। इंस्टाग्राम की चैट भी पढ़ी जा सकती है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपके इंस्टाग्राम की चैट पढ़ रहा हो, कोई ये देख रहा हो आप कहाँ जा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, किसकी स्टोरी लाइक कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे तो हो। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको इंस्टाग्राम में जाना, राइट साइड में नीचे एक आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, उस पर क्लिक करो, ऊपर जाओगे 3 लाइन्स आएगी, उस पर क्लिक करो, उसके बाद अकाउंट सेंटर में जाओ, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाओ, वहाँ एक ऑप्शन होता है वेयर यू लॉगिन। आपको पता चल जाएगा आपका इंस्टाग्राम कहाँ कहाँ लॉगिन है। अगर आपको लगता है दूसरी जगह लॉगिन है, तुरंत उसको लॉग आउट करो और अपने पासवर्ड को चेंज कर दो। उसको सेव करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे वहीं जो आपका पासवर्ड का ऑप्शन था
वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसको इनेबल कर दीजिए। उससे होगा क्या कि अब जब कोई भी आपके इंस्टाग्राम को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर या टेक्स्ट मैसेज में आपके OTP आएगा। अब मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया तो आप चुटकी में उसको 1 मिनट में रिकवर कर लो। किस तरीके एक से इतना अच्छा कर सकते हैं एक इतना अच्छा फीचर आया अभी इंस्टाग्राम में। आप अपने इंस्टाग्राम में जाओ, राइट साइड में प्रोफाइल दिख रही है, उस पर क्लिक करो, 3 लाइन्स पे करो, अकाउंट सेंटर में जाओ, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाओ, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है वेरिफिकेशन सेल्फी। मतलब आप अपनी सेल्फी से वेरीफाई कर दो कि ये आपका ही अकाउंट है। फिर जब कभी भी अगर आपका कभी इन केस आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता है तो आपको सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करना है www.instagram.com/hack, या स्क्रीन पर दिख रहा है जो QR कोड है, इसको गूगल लेंस पे जाकर स्कैन कीजिए और जैसे आप उस पर करने जाएंगे तो वो आपकी सेल्फी मांगेगा आपसे। अगर आपने वेरीफाई कर रखी होगी तो 2 मिनट में आपका अकाउंट रिकवर। जी हाँ। पर उन्होंने कैसे किया होगा हैक? क्योंकि अगर हम ऑलरेडी वेरीफाइड हैं सेल्फी से तो सेल्फी से वेरिफिकेशन, सेल्फी से आप उसको रिकवर कर सकते हो वापस। हैक हो सकता है इनकेस आपने अपना पासवर्ड ब्रीच करवा रखा हो, कहीं कहीं आपने का जो 2 फैक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज हो, तो आपने खुद ही अपने किसी दोस्त के या किसी और डिवाइस में अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर दिया, तो सपोज आपने किसी को अपना फ़ोन दे दिया थोड़ी देर के लिए, तो साथ वाले भी तो कर सकते हैं। फेसबुक भी हैक होता होगा, हाँ, तो उसके लिए हमें क्या फेसबुक के लिए आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है www.facebook.com/hack। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, या जो स्क्रीन पर दिख रहा है QR कोड, इसको गूगल लेंस पे जाकर स्कैन कीजिए, वेबसाइट खुलेगी। वहाँ जाके पहला ऑप्शन आएगा लो इन्फोर्समेंट का, उस पर नो क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना ऑप्शन जो आपका है, जैसे फेसबुक हैक का है वो क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, अपनी Gmail ID डालिए, सारी चीज़ डालिए। एक चीज़ भूल कर भी मत करना है यहाँ पे, जो Gmail ID ऑलरेडी आपके फेसबुक के साथ पहले लिंक थी जब हैक हुआ है वो नहीं डालनी है आपका। अब नहीं, चेंज कर लें। हाँ अब नहीं डालिए, किसी फ्रेंड की डालिए, किसी की भी, वहाँ एक कोड आएगा, वो कोड उठाइए, वहाँ डालिए। फिर जब आपका 24 से 48 घंटे में फेसबुक रिकवर हो जाएगा, उसकी मेल चली जाएगी आपके पास फेसबुक के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हमारे बैंक अकाउंट्स हो, हमारा आधार कार्ड लिंक्ड होता है उस हमारा आधार कार्ड कैसे सेफ है, हमें कैसे पता चलेगा, और कहाँ कहाँ लोगों ने मिसयूज किया? अगर आप भी अपने आधार कार्ड को सेफ रखना चाहते हैं तो आज ही आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे UIDI, तो वहाँ पे आधार सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाइए। उसके बाद वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है बायोमेट्रिक लॉक का। अगर आप उसको इनेबल कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो अब होगा क्या कि आपकी परमिशन के बिना कभी भी कोई आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम होता है एक, जिसकी मदद से कोई भी आपका आधार कार्ड का मिसयूज़ करके पैसा निकाल सकता है। तो उसको आप लॉक कर दीजिए। और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड पहले कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए UAIDI, आधार की वेबसाइट खुलेगी, आधार सर्विस में जाइए, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए। अब आपके पास पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि आपका आधार कार्ड इन पास्ट कहाँ कहाँ यूज़ हुआ था। कहीं भी एक्टिव होगा तो उससे हमें पता सब टोटली। जब हम सिम खरीदते हैं तो हम अपना आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, और अगर किसी को ये जानना हो कि उनके आधार कार्ड पे या वोटर ID कार्ड पे होगी सिम किसी ने ऑलरेडी ली हो, देखो हम क्या, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या गांव के लोगों के साथ यूजुअली क्या दिक्कतें आती हैं कि वो सिम परचेज़ करते हैं किसी लोकल मार्केट से, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन पे जो बैठे रहते हैं उनसे। तो वो क्या करते हैं, उनके फिंगरप्रिंट का एक्सेस लेते हैं जो, हाँ, और उनको बोलते हैं कि यार ये तो गलत हो गया, डिक्लाइन हो गया, नहीं हुआ, 2 बार करते हैं नहीं हुआ, तीसरी बार या चौथी बार करके बोल देते हैं अब हो गया। तो उसी बहाने वो उनके नाम से 2-3 सिम और इशू करवा लेते हैं और फिर उनका यूज़ करते हैं साइबर फ्रॉड में। अब कल को कुछ हुआ तो डिटेल किसकी जा रही है, उनकी। दिक्कत किसको आएगी, जिसके नाम से सिम इशू है। तो अगर आप भी चेक करना चाहते हैं आपके नाम से कितनी सिम इशू है, तो गूगल पर जाकर सर्च करो टेफको। जैसे सर्च करोगे संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर जाइए, अपना वो नंबर डालिए जो आधार कार्ड से लिंक है और कैप्चा डालिए और डिटेल डालिए। अब आपके सामने पूरी लिस्ट है कि आपके आधार कार्ड से कितनी सिम एक्टिव है। इवन आपको ये लगता है कि ये सिम आपकी नहीं है या आपको ये लगता है कि किसी पर डाउट है, तो आपके पास वहाँ ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट का, उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं या साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं जी। तो जरूरी या आप ये चेक कर लीजिए वो सिम किस नेटवर्क प्रोवाइडर की है,
तो उसके सर्विस सेंटर पे जाकर भी आप उसको तो हम उसको ब्लॉक करवा सकते ब्लॉक करवा सकते हैं। और जब हम अपने आधार कार्ड वगैरह सबमिट करते हैं, हम क्योंकि बहुत ज़्यादा सबमिट करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, हमें किस तरीके से अपने सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? पहले तो मैंने आपको बताया आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक रखें आप। और इनकेस आप किसी क्लब होटल बार में जाते हैं जहाँ से आधार कार्ड मांगा जाता है, तो आप मास्क आधार यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप आधार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, आधार सर्विसेज में जाएंगे, तो ऑप्शन मिलता है मास्क आधार का। उसमें क्या होता है कि आपकी फ़ोटो को ब्लर कर दिया जाता है और लास्ट के 4 डिजिट विजिबल होते हैं, वो आप सबमिट करवा सकते हैं। वो मैं सोच रही थी वही वो जब cancel कर हाँ, देते हैं। जब कभी भी आप किसी पर सपोज आप हॉस्पिटल में, बैंक में अपने आधार कार्ड की, ये यूजुअली उनके साथ होता है जो फोटोकॉपी करवाते हैं, भाई फोटोकॉपी करना, भाई मेल कर दे, मेल कर दे। मेल तो कर दी आपने, बट आपका डेटा उसके पास स्टोर हो गया, वो कभी डिलीट नहीं करेगा उसको। तो आप हमेशा अपने आधार कार्ड का अगर आपको करवाना है, या तो जिसको आप वेरीफाई कर सको ऐसे बंदे से करवाए, या फिर आप खुद अपना फिजिकली आधार कार्ड दे के उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाए। और जब भी आप उस फोटोकॉपी को या अपने आधार कार्ड को कहीं भी देते हैं, तो आप उस पर क्रॉस में लिख दे, अगर बैंक के लिए दे रहे हो फॉर बैंक यूज़ ओनली, फॉर हॉस्पिटल यूज़ ओनली। बाकी आपने अगर बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है तो आपका आधार से। और अगर इतना सब है, लेकिन महिलाओं को तब भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, कहीं अगर वो दिन दिहाड़े या रात के समय, क्योंकि वर्किंग वुमेन्स हैं, रात के समय भी बाहर जाती हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो उनके फ़ोन में हमेशा होने चाहिए अगर वो कहीं फंस जाए, कोई किडनैपिंग होने वाली हो या कोई लड़का उसको मिसबिहेव कर रहा हो? जितनी भी लड़कियां हैं इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुने पहले तो। यूजुअली क्या होता है कि जो लड़कियां रात को ऑफिस वगैरह में काम करती है, वो लेट आती है। सपोज किसी का शिफ्ट खत्म होगी 11 बजे, किसी की 12 बजे, वो एक कैब बुक कर लेती हैं। कैब बुक करते हैं, जब कभी भी आप कैब बुक करें या रात को घर से आए, रात हो दिन हो, तो ये 7-8 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है अपनी सेफ्टी के लिए। पहली, कैब में बैठते समय कैब के लेफ्ट साइड में कैब की पूरी डिटेल होती है, उसका फोटो क्लिक करके अपने नियर एंड डियर को शेयर करें। अपनी लाइव लोकेशन हमेशा किसी नोन को बता के रखें कि मैं यहाँ से चली हूँ, बाहर ही हूँ। तीसरा, चाइल्ड लॉक। एक ऐसा लॉक होता है कैब में, गाड़ी में, हर एक में, अगर आप अंदर बैठ गए तो आप गाड़ी को अंदर से खोल नहीं पाएंगे कभी भी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, गाड़ी में बैठते ही पहले चेक करें कि अंदर से खुल रहा है नहीं खुल रहा है। जब तक आप ये चेक ना कर ले, जब तक आप कैब ड्राइवर के साथ OTP शेयर ना करें, ठीक है। उसकी आधार कार्ड ले, उसकी शक्ल से मैच करके देखे कि सेम ड्राइवर है या नहीं है। भूल कर भी ये गलती ना करें कि जैसे आप थक रहे हो, आपने लगा लिया हेडफोन, आपने म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया, आधे घंटे बाद आप देख रहे हो गाड़ी तो कहीं और ही जा रही है। भैया आप गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो? वो मैंने देखा मैम उस साइड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो मैंने शॉर्टकट के लिए इधर ले ली गाड़ी। तो ये चीज़ें नहीं करनी, आपको ऑन वे ही जाना है जो आपका रास्ता है। संगीत वंगीत में ना मशगूल हो, थोड़े अलर्ट होकर बैठे जब तक आपके साथ कोई और नोन ना हो, क्योंकि आप अकेले हो, आपकी सिक्योरिटी। और फिर भी आप अगर इनसिक्योरिटी फील करते हो तो एक नंबर है डायल 112, उसके ऊपर कॉल करें ताकि पुलिस आपकी सहायता के लिए भेज दी जाए, या 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर। ये भी नहीं कर सकते तो हर हिंदुस्तान की महिला के मोबाइल में एक ऐप सेव होनी चाहिए जिसका नाम है डायल 112 इंडिया ऐप। क्योंकि जब कभी भी आप मुसीबत में हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है वुमेन सेफ्टी का। अब आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट क्लिक कीजिए उस पर, वुमेन सेफ्टी पर आप क्लिक करेंगे, पुलिस तुरंत आपको कॉल करेगी। इन केस आप कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, एक दो बार आपको कॉल करके देखेंगे तो तुरंत जिस लोकेशन से कॉल आई थी उस लोकेशन पर पुलिस हेल्प आपके पास भेज दी जाएगी और आपको सेव कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तो थी ऑफलाइन वाली बातें। ऑनलाइन वाली, किसी भी अजनबी के साथ अपनी यारी दोस्ती ना बढ़ाएं। एक महिलाओं के साथ क्या मैंने देखा है, जिनका एज ग्रुप 16 से 30 है, उनके साथ यूजुअली वो अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ को क्लिक करके रखती है अपने फ़ोन में। बहुत देखा है ऐसा। फिर वो बोलती है हमने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया और हमारी फ़ोटोज़ लीक हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो आपने अपनी पर्सनल फोटोज को शेयर किया ही होगा। वो कैसे होता है कि मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक कपल थाईलैंड घूमने गया हुआ था, इंडियन कपल, और उन्होंने, एक कपल थाईलैंड हनीमून पे गया हुआ था, तो उन्होंने वहाँ अपनी कुछ पर्सनल फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। होते हैं ना कुछ लोग की, कर ली फ़ोटोज़ क्लिक, तो उनका फ़ोन ख़राब हो गया। उन्होंने एक लोकल वेंडर को फ़ोन रिपेयर करने के लिए दे दिया।
मैं थाईलैंड में। हाँ, बोले तब तक हम कुछ घूम फिर लेते हैं। उन्होंने फ़ोन लिया और वो फ्लाइट पकड़ के वापस इंडिया आ रहे थे, इंडिया भी नहीं पहुंचे थे उससे पहले उनकी सारी फ़ोटोज़ लीक। जब कभी भी आप अपना फ़ोन किसी को रिपेयर करने के लिए देते हो तो आपके फ़ोन में ऑलरेडी मेंटेनेंस मोड का एक ऑप्शन होता है। सेफ्टी में जाके आप चेक करोगे या डायरेक्ट सर्च करोगे, मेंटेनेंस मोड होता है। कुछ मोबाइल्स में मेंटेनेंस मोड होता है, जिससे होगा क्या कि एक दो चीज़ के अलावा जो आपका वेंडर होगा वो आपके मोबाइल के मेन डेटा का एक्सेस ले ही नहीं पाएगा, खोल ही नहीं पाएगा उसको। तो उसको हमेशा ऑफ रखना चाहिए। ऑन कर दो, मेंटेनेंस मोड को ऑन कर दे आप, अगर रिपेयर करवाने नहीं मोबाइल देते हुए। दूसरा, कुछ मोबाइल्स जैसे कोई अदर्स कंपनी का मोबाइल है, उनमें आप एक और यूज़र बना सकते हो, गेस्ट यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। अब उससे होगा क्या, जब कभी भी आप अपना मोबाइल खरीदेंगे किसी को रिपेयर करने के लिए तो वहाँ वो उस गैस यूज़र आ जाएगा। उसमें लिमिटेड सा डेटा रहता है, ताकि वो सपोज आपके मोबाइल में स्पीकर की दिक्कत है, माइक की दिक्कत है, तो वो छोटा मोटा चेक कर सकता है, पर पूरा एक्सेस उसको नहीं मिलेगा। आईफोन यूज़र्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है आईफोन में मेंटेनेंस मोड। आईफोन में जाकर आप सर्च करेंगे मेंटेनेंस मोड, उसको ऑन कर दीजिए। जब उससे होगा क्या, कोई भी रिस्की लिंक विंक आएगा तो आईफोन उसको खुद डिसेबल कर देता है। हाँ, इवन आपके फ़ोन में कोई डेटा केबल भी इंसर्ट नहीं कर पाएगा। ओके। हाँ, तो हमेशा कहा ही जाता है कि आईफोन हमेशा सेफ होता है किसी भी एंड्रॉइड से। मैं ऐसे तो पेगासस सॉफ्टवेयर भी आईफोन के लिए बना था। सेफ मोबाइल नहीं होता, सेफ आपको रहने की ज़रूरत होती है कि आपके पास क्या आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, तो वो सब आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और जब ये पर्सनल और प्राइवेट फोटोज लीक हो जाती है तो तब उस इंसान को क्या करना चाहिए? अगर आपकी किसी भी तरीके की प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक हो जाए तो आप तुरंत www.cybercrime.go.in की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ एक ऑप्शन होता है वुमेन एनोनिमस का, मतलब विदाउट रिवीलिंग योर नेम यू कैन कंप्लेंट देयर। बस उसके लिए आपके पास 2-3 एविडेंस होने चाहिए, उनको सबमिट कीजिए। एक वेबसाइट और है stop.ncii.org.in। ये मेटा की वेबसाइट है। मेटा की हर प्लेटफॉर्म से आपकी फ़ोटोज़ को हटा दिया जाएगा, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप उस पर जाकर अपना केस क्रिएट कीजिए, बस फिर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ से हट जाएगी। बट अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई लड़की खुद ही अपनी पर्सनल फोटोज भेज रही है और उसका बाद में मिसयूज होता है। बट पहले तो उसने अपने कंसेंट से भेजी थी ना, हाँ। तो उसे थोड़ी ना पता था कि वायरल होगी। पहली मैं तो ये कहता हूँ कि आप क्लिक भी मत कीजिए। आपने देखा ना ये थाईलैंड वाला केस, इसमें क्या हुआ? बट अभी तो सब स्नैपचैट की बात करें तो वैनिश मोड है, इंस्टाग्राम में भी वैनिश मोड आ चुका है, तो लोगों को लगता है पिक्चर भेज दो ये तो वैनिश हो ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सपोज आपने वैनिश मोड में मेरे पास भेज दी, मैंने दूसरे मोबाइल से आपकी स्क्रीन की पूरी वीडियो कैप्चर कर ली, तब आप क्या करोगे? फिर उस वीडियो को मैं एआई को दे के और उसको पूरा क्लियरिटी उसमें आ जाएगी, एडिट करके वो मेरे को दे देगा। फिर कुछ भी सेफ नहीं है, स्नैपचैट भी सेफ नहीं है। कुछ भी। हाँ, स्नैपचैट तो आपके डेटा का यूज़ भी कर रहा है। इनफैक्ट एआई को ट्रेंड करने के लिए स्नैपचैट आपके डेटा को यूज़ कर रहा है। तो उसको बंद करने के लिए आप स्नैपचैट में जाइए, सेटिंग में जाइए, जनरेटेड एआई का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाइए और वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिक अलाउ, उसको बंद कर दीजिए। जब उससे होगा क्या कि स्नैपचैट आपके किसी भी तरीके के डेटा को एआई को नहीं देगा ट्रेंड करने के लिए। बट यही कितना खतरनाक होता जा रहा है। अगर हम बात करें कि इसके फायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान कितना बढ़ता जा रहा है यही से। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नो डाउट। एआई के फ़ायदे भी है और एआई के नुकसान भी है। अगर आपकी हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी है एआई के ऊपर, तो पहले तो आपके सोचने की क्षमता को ही ख़त्म कर देता है और ख़ुद को ट्रेंड करता है आपके डेटा के साथ। आप ये देखना कि आप ना एआई से बात करना स्टार्ट करो या कुछ करना स्टार्ट करो 2-4 दिन, आपको आधी चीज़ें नहीं बतानी पड़ेगी, अपने बारे में यही बता देगा। क्योंकि वो आपके नाम को सर्च करके ये चेक कर लेता है आपके कितने सोशल मीडिया अकाउंट है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो सारा डेटा इकट्ठा करके उठा लाता है वहाँ से। आप एक बार एआई से एक कमांड दे के देखना कि व्हाट आई शुड हैव टू डू टुडे, मेरे लिए टू डू लिस्ट हाँ तैयार करो। 2-4 बार अगर उससे बात की होगी तो पीछे तक की पूरी डेटा को एग्जामिन करके पूरी लिस्ट तैयार कर देगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि पता नहीं कल को ऐसा दिन भी आए कि एआई आपके डेटा का इतना यूज़ कर ले कि आपके नाम से किसी को मेल कर दे और आपको पता भी ना चले। तो ऐसा इंश्योर होने वाला है, ये भी वक्त आने। हो भी सकता है जब हम इस लेवल पर चले गए हैं। तो अभी तो इतनी बड़ी न्यूज़ आई थी कि चैट जीपीटी अपने डेटा को दे रहा था यूएस आर्मी को जी। ट्रेंड करने के लिए। बहुत से लोगों ने चैट जीपीटी को डिलीट कर दिया इसी के लिए, क्योंकि वो आपके डेंजरस है, मतलब एज अ कंट्री बहुत डेंजरस है। वॉर चल रहे हैं ऑलरेडी, और अगर हमारा डेटा ऐसे ही लीक हो तो कहा जाता है वैसे ही यूएस के पास हमारा सारा डेटा है ही है और हम अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर करी जा रहे हैं। मैम देखो, एक्चुअली डेटा इज़ गोल्ड। आपके डेटा से आपके बारे में मैं हर चीज़ पता कर सकता हूँ। आपका आज के दिन
31 मार्च 2025 को आप कहाँ थे? क्या आपको पता है? नहीं पता। गूगल पे जाके आप सर्च करना takeoutgoogle.com या गूगल डैशबोर्ड या माई एक्टिविटी, आपको पता चल जाएगा आप 1 साल पहले कहाँ बैठे थे इस टाइम एग्जैक्टली। तो आपकी जीमेल इतनी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वनरेबल है। अगर वो लीक हो जाती है कहीं पे उसका पासवर्ड, तो कि आपकी जीमेल से मैं सब कुछ, देखो आपकी जीमेल से क्या क्या नहीं है, गूगल फोटोज है, आपका गूगल पे है, आपका गूगल मैप है, आपकी जीमेल पूरी लिंक है, आपकी कहाँ कहाँ मेल आ रही, सबसे बड़ा आपके गूगल पे कॉन्टैक्ट्स है, और फोटोज तो है ही आपके ऑलरेडी। और इससे ज़्यादा यूट्यूब आपका जीमेल से चलता है, बताइए इससे ज़्यादा डेटा आप क्या तो लेंगे? क्या हमें हर प्लेटफॉर्म्स के लिए अपने अलग अलग आईडीज बना लेनी चाहिए? नहीं नहीं, आईडीज नहीं, आपको सेफ एंड सिक्योर रहना है। 90% लोग ये गलती करते हैं, जब कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनकी जीमेल आईडी मांगी जाती है, वो पासवर्ड और डालते हैं उसमें साथ साथ और उसको सेव भी कर देते हैं। तो आप भी अगर ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी जीमेल आईडी का एक्सेस किस ऐप ने ले रखा है, किस वेबसाइट ने ले रखा है, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं कर रही और आपको पता भी ना चले और कहीं आपका डेटा लीक ना हो जाए, तो क्या करना है, आज ही अपनी जीमेल में जाइए, राइट साइड में प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कीजिए, मैनेज योर अकाउंट में जाइए, डाटा एंड प्राइवेसी में जाइए। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन का एक ऑप्शन होता है, उन सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। हाँ पॉजिटिव यहाँ पे भी हमने अपना रजिस्टर। हाँ आपको पता चल जाएगा वहाँ से। और इन केस आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी जीमेल से आपका डेटा कभी ब्रीच तो नहीं हुआ, लीक तो नहीं हुआ, गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है haveibeenpawned.com pawned.com। जैसे आप सर्च उसमें जाकर अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, आपको पता चल जाएगा किस किस ऐप ने आपके डेटा को ब्रीच कर रखा था, आपका डेटा कहाँ कहाँ लीक है। तो आज ही अपने जीमेल में जाइए, वहाँ और जीमेल पे मैं ऐसी कौन सी सेटिंग भी रखनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली कहीं भी लॉगिन हो, क्योंकि जनरली क्या होता है आजकल हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल वगैरह जब करते हैं तो क्या होता है वो शॉपिंग करने लग जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारी सारी डिटेल्स उसमें डल जाती हैं। वो मैंने बताया ना आपको, थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन, उसको आप हटा दीजिए। और जब आप जीमेल में जाओगे, मैनेजर अकाउंट में जाओगे, सिक्योरिटी एंड साइन इन में जाओगे, वहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का या टू फैक्टर वेरिफिकेशन का, उसको ऑन कीजिए। उसके बाद रिकवरी मेल डालिए, कल को आपकी जीमेल आईडी हैक हो जाए तो रिकवरी मोबाइल नंबर डालिए। ऐप लॉक का ऑप्शन होता है, कोड होते हैं, आप कुछ कोड मिलेंगे आपको 10 से 20 कोड, उनका स्क्रीनशॉट लेके मैन्युअली कहीं लिख लीजिए, कल को आपका जीमेल हैक हो गया तो आप उनको वहाँ डाल सकते हो। पूरी सिक्योरिटी की लेयर है वो जीमेल में से। हर हम और जाते हैं ना, हमने तो बस जीमेल आईडी अपना बनाया, अपना फ़ोन नंबर डाला और फिर हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। मैडम जी, पहले जो क्रिमिनल होता था वो होता था, बोलते थे 6 फुट का है, गेहुआ रंग है, काली आंखें हैं। अब जी अब क्या है क्रिमिनल? एक आईडी है, एक मोबाइल नंबर है, बस मोबाइल नंबर। तो बहुत मोबाइल नंबर से तो इजीली ट्रेस करना हो भी जाता है इन केस, बट आईडी आई वहाँ बस एक, वहाँ कोई आईडी चल रही है शिवानी प्रिंसेस के नाम से, साला कोई बोलूरा हो रहा है बैठ के कहाँ क्या हो रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट अभी एक स्टेप उठा रही है कि आपके सभी जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनके के साथ आपको केवाईसी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता था ना, उसके तरीके से आधार कार्ड वगैरह आपको लिंक करना पड़ेगा ताकि फेक अकाउंट्स को रोक दिया जाए और साइबर फ्रॉड कम हो जाए। व्हाट्सएप भी हैक होता रहता है इनफैक्ट, उसको कैसे रोक सकते हैं हम लोग? देखो व्हाट्सएप के 60 से 70 करोड़ यूज़र इंडिया में, और सिर्फ 10 करोड़ ने अपने से व्हाट्सएप को सेव कर रखा है। बाकी के 50-60 करोड़ को यही नहीं पता कि इस उनका व्हाट्सएप सेफ है नहीं। तो आज ही अपने व्हाट्सएप में जाओ, सेटिंग में जाओ, आप सेटिंग में जाओगे तो आप अकाउंट में जाओ, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, उसको ऑन करो। उसको ऑन करने से क्या होगा, एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट होगा। उस कोड को एक ऐसा कोड बनाना, ना आपके डेट ऑफ बर्थ हो, ना मोबाइल नंबर हो, ना 1 2 3 4 5 6 हो। अब उससे होगा क्या, जब तक आप वो 6 डिजिट के कोड किसी को बताओगे नहीं, उसके बिना आपके व्हाट्सएप को कभी भी कोई एक्सेस नहीं ले पाएगा, हैक नहीं कर पाओगे। एक और अच्छा ऑप्शन है व्हाट्सएप में, आप सेटिंग में जाओगे तो प्राइवेसी में जाओगे, स्क्रॉल करके नीचे आओ, प्राइवेसी चेकअप का एक व्हाट्सएप ने ऑप्शन दिया है नया। उसमें आप पता कर सकते हो आपके व्हाट्सएप में कहाँ कहाँ क्या प्राइवेसी लगी है, क्या नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसा करके रखते हैं कि आप उस ग्रुप में जाओगे तो ऐसा कि आपको कोई भी किसी भी तरीके के ग्रुप में ऐड कर सकता है, उसको बंद कीजिए। एक 90% लोगों को यही नहीं पता कि व्हाट्सएप में एक फीचर होता है ऑटो मीडिया डाउनलोड का, जो जितना फ़ायदेमंद है उससे ज़्यादा घातक है। मतलब मुझे आपकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑन कर रखा है, मैं फाइल भेजूंगा टक से डाउनलोड, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो मालवेयर हो, चाहे वो APK फाइल हो, चाहे वो लिंक हो, कुछ भी हो, वट। तो इसीलिए आज ही अपने व्हाट्सएप में जाओ, स्टोरेज एंड डेटा में जाओ, और वहाँ ऑटो मीडिया डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर ऑप्शन आएंगे वाईफाई, डेटा, सब कुछ। उस
सबको नो कर दो उसमें, फोटोज में भी जाके, वीडियो में जाके, ताकि एक्सेस है ही है सर। मतलब आपकी परमिशन के बिना कभी भी आपके व्हाट्सएप में कुछ भी डाउनलोड ना हो पाए, अगर आप ये चाहते हो तो। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा फीचर है। व्हाट्सएप पे अगर कोई किसी लड़की को बार बार परेशान करता है, मैसेज कर रहा है, तो उससे कैसे बचें? व्हाट्सएप की सेटिंग में जाओ, एडवांस में जाओ, वहाँ अननोन ब्लॉक मैसेज का एक ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर दो। अब उससे होगा क्या कि 4-5 बार अगर कोई आपको मैसेज करने की कोशिश करेगा रिप्लाई ना कर। और वन नॉन नंबर हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर जाए। पहले तो होता ना हम जाके उसका नंबर ब्लॉक किया कर। अब व्हाट्सएप ही कर दे, 5-6 बार अगर उसने आपने रिप्लाई नहीं किया तो बोदर करेगा तो तो आप कहा जाता है ये जो चैट हिस्ट्रीज होती है वो भी आप एकदम से ले सकते हो व्हाट्सएप की। हम डिलीट भी कर देते हैं अगर चैट्स, तो वो भी रिकवर हो जाता नहीं, डेटा इनक्रिप्टेड है व्हाट्सएप को। है। अच्छा, नहीं होती। ये तो मिथ फैला रखे है ऐसे ही। सोशल मीडिया जितना कहते हैं लोग की फायदेमंद है, बट कहीं ना कहीं उतना नुकसानदेह तो है ही है। आजकल की अगर बच्चों की बात करूँ मैं, वो सोशल मीडिया पे फुली एक्टिव है, और अगर हम बात करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस तो हो ही रहे हैं, बट सही तरीकों में नहीं, गलत तरीकों में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे भी। या तो वो बदतमीज होते जा रहे हैं और या वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ हो चुका है। एक आपको केस बताता हूँ कि फरीदाबाद में एक कंप्लेंट आती है, एक बंदा, एक जो मजदूर था और उसकी वाइफ, दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर रोने लग रहे। फिर वो अंदर आते हैं, उनसे पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि यार आप जब इस चीज़ को पूरी को सुनोगे ना, जो ये केस है, लास्ट में मैं कह रहा हूँ 100 नहीं 1,00,000% आप इमोशनल हो जाओगे और आप सोचोगे कि इस तरीके की चीज़ें भी चलती हैं। जब क्या हुआ कि वो आया, रोने लगे, तो उनसे पूछा क्या हुआ, बोला हमारी लड़की ना कल मोबाइल यूज़ कर रही थी। छोटी बच्ची। हाँ, तो मैंने पूछा तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया, तो उसके किसी फ्रेंड ने उसको मोबाइल दिया था और मैंने उसको डांट दिया, धमका दिया, तो आज सुबह वो घर छोड़ के चली गई। मगर वो हमारा मोबाइल लेके चली गई क्योंकि हमने तो उसका रात को छीन लिया था मोबाइल। ठीक है, हमने वो मोबाइल लिया, तो हमने देखी तो लास्ट टाइम उसकी बात हो रही है किसी से, और जिससे बात हो रही थी वो लड़का था पाकिस्तान से। +91 दिखा, व्हाट्सएप पे बात हो रही, इंस्टाग्राम पे बात हो रही। छोटे बच्चे को +91 +92 के डिफरेंस का पता ही नहीं है कि कौन सी एक, किस देश की कॉलर आईडी है, किस देश का कोड आईडी है। तो अब उससे बात देखा तो उससे बात कर रखी थी, तो वो अपने पापा का फ़ोन लेके गई थी, तो उसके पापा के फ़ोन की लोकेशन आती है हरिद्वार की। हम हरिद्वार पहुंचते पूरी टीम के साथ। जब हरिद्वार पहुंचे तो उसका मोबाइल मिलता है कि भिखारी के पास। तो भिखारी से हमने इंटरोगेट किया, उससे पूछा तो वो बोले भाई कुछ नहीं है। मैं उससे पूछा कि कहाँ से है तेरे पास मोबाइल, तो उसने बताया कि वो एक लड़की बैठी थी वहाँ अकेली, तो वो मेरे को लगा अकेली है, तो मैंने उसको खाना खिलाया और पानी में कुछ मिला के दे दिया, तो मैंने उसका मोबाइल ले लिया वहाँ से। ठीक है, उसको इंटरोगेट किया तो वो मोबाइल हमने वहाँ से वापस ले लिया। तो हमने जब पूरे हरिद्वार रेलवे स्टेशन के कैमरे चेक किए तो देखा कि वो किसी एक हैंडीकैप पर्सन से बात कर रही है। तो उसका डेटा वगैरह हमने कलेक्ट किया। हमें 3 दिन लग गए ढूंढने में। 3 दिन बाद हमें पता चलता है वो बंदा था मेरठ का। तो हम उसके पास पहुंचते तो वो बताता कि वो लड़की मुझे अकेली लगी। देखो, हर चीज़ में, हर बात में मेरी भी 2 मिनट के बाद एक चीज़ आ रही है, अकेली लड़की। तो अकेली लड़की और वो सिर्फ 14 साल की बच्ची थी। कोई भी फायदा उठ रहा है। हाँ, 14 साल की बच्ची थी वो। जब वो 14 साल की बच्ची को अकेली देख के बोला कि, मैंने उसको बोला तू मेरे साथ घर चल, मेरे से शादी कर लो। वो बोली तेरे पास पैसे हैं शादी करने लायक? मैं बोला नहीं है। तो बोली वो, मैं बोला मैं गांव से पैसे लेने जा रहा हूँ। तो गांव आया पैसे लेने के लिए कि उसको दे। बट जब वो वहाँ से पैसे लेके गया तो तब उसको लड़की नहीं मिलती है। वो वापिस चला जाता है। उसको हमने इंटरोगेट किया, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, तो उसकी सारी बातें सच में। तो हमने सोचा बहुत दिन हो गए, मतलब 2-3 दिन हो गए कि कैसे करें इसमें, कैसे करें। तो एक लेडी कांस्टेबल को हमने तैयार किया और वो पाकिस्तान वाले जो आईडी थी उससे बात करनी स्टार्ट की। उसको बहलाया फुसलाया, गिफ्ट का लालच दिया। अब हम यहाँ सोचते हैं कि अरे पाकिस्तान के बच्चे, ये लड़के अपने इंडिया की लड़कियों से बात क्यों करते हैं। ये जो बॉर्डर का एरिया होता है जितना, जहाँ सेम लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे पंजाब में और पाकिस्तान की बहुत सी जगह सेम है, ऐसे ही बांग्लादेश में है। तो यहाँ बच्चों को बात तो में लगता ही नहीं है कि ये दूसरी कंट्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टा पे कॉल कर लो आप, लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है, इंस्टा पे कॉल कर लो आप। ये क्या करते हैं, उन लड़कियों की, उन बच्चों की प्राइवेट फोटोज ले लेते हैं,
उनकी सेक्स टॉक के नाम पे उनकी वीडियोस स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको कुछ डॉलर्स के लिए, पैसे के लिए वेबसाइट के ऊपर जाकर बेच देते हैं। तो एक लेडी कांस्टेबल को तैयार किया गया, उसने उस पाकिस्तान वाले लड़के से बात की और उससे बहलाया फुसलाया, उससे बोला कि नेक्स्ट टाइम अब तेरे पास जब कॉल आए ना तो प्लीज़ उसकी नंबर दे देना हमें या उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना। 5 दिन के बाद उसका मैसेज आता है कि मेरी उससे बात हो गई। अब हमें बाद में पता चला कि देखा तो दिमाग घूम गया सर। अब उसको ढूंढते ढूंढते हमें 3 महीने हो गए थे। 3 महीने तक घूम 3 महीने तक वो मिली नहीं। तो जब उसने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी तो देख कर दिमाग एकदम दंग। 14 साल की लड़की, फोटो आई, वीडियो आई, मांग में सिंदूर, इतने बड़े बड़े चूड़े पहन रखे। ये तो कुछ भी नहीं है अब जो आगे हुआ। तो उसका नंबर आया कहीं तेलंगाना का। हाँ, तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक स्लम एरिया था, वहाँ 5-6 हज़ार झुग्गियाँ थी। आइडेंटिफाई किया, 3 दिन में जाके वो लड़की मिली, क्योंकि वो एक कंपनी के साइड का एरिया था। अपने सुबह चले जाते, शाम को आ जाते। एक दिन वो लड़की, हम उसके मम्मी पापा को साथ लेके गए थे। वो लड़की जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, वो बाहर आई थी। तो मम्मी पापा तो लाखों में अपने बच्चों को पहचान ले, बोले वो गुड्डी। तो हम वहाँ गए तो वो जो लड़की जिसके साथ रहती थी, मुसलमान से शादी कर ली उसने। नहीं, वो था तो हिंदू ही, पर वो 60 साल का था। 14 साल की लड़की और 7 सात साल साल के साथ से शादी कर ली और सी वॉज 2 मंथ प्रेग्नेंट। तो इतने अनसेफ है बच्चे, वो कैसे सेफ होंगे जब तक आप खुद उनको नहीं बताओगे, जब तक खुद आप उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक आप खुद मॉनिटर नहीं करोगे कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पेरेंटल कंट्रोल होता है इंस्टाग्राम में, वो लगा के रखिए। उनकी क्या सर्च कर रहे हैं उन चीज़ों को देखिए। किड्स की अलग आईडी क्रिएट हो सकती है जीमेल में, वो सारे सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी हैं। गूगल में जाकर सेफ सर्च कीजिए, फिल्टर का ऑप्शन आएगा उसको ऑन कर दीजिए, जब आपके बच्चे के पास गलत कंटेंट ही नहीं आएगा। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे राइट साइड में प्रोफाइल हो गया, आप उस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए, जर्नल में जाइए, रिस्ट्रिक्शन मोड को ऑन कर दिया, अब आपके बच्चे के पास गलत कंटेंट नहीं आएगा। जब माँ बाप खुद ही मोबाइल को नहीं छोड़ रहे तो बच्चे से कैसे उम्मीद कर ले कि वो बच्चा मोबाइल यूज़ करना कम कर दे। अगर आपने अपने बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखा ना, तो मेरी गारंटी 100% कामयाब हो जाएगा। और मगर इसकी लत पड़ गई ना तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो माँ बाप को अपने बच्चे की टाइम टाइम पर सब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किससे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी अगर उनको सेव करना चाहते हैं। बट क्या हमें ये जो किसी बाहर कंट्रीज में ऐसा हो गया है कि बच्चों पे डिजिटल बैन ही कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ 16 साल का, होपफुली क्या पता इंडिया में भी हो जाए तो दी बेस्ट है। मे भी हो सकता है, गवर्नमेंट सोच रही है इस बारे में शायद, बाकी मेरे को तो पता नहीं इस चीज़ के लिए। हम बात करें, अगर आपने ऑनलाइन सेक्स के बारे में हम बात करी कि इस तरीके से वो बच्चा स्टार्टिंग में फंसना शुरू हुआ चैट के थ्रू, बट इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है कि इस तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज से? जब आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब प्राइवेट फोटोज सिर्फ अपने फ़ोन में रखना इतना डेंजरस हो सकता है तो दूसरे के साथ शेयर करना कितना हो सकता है। नो बडी इज योर ट्रस्ट वर्थी। आप हमेशा ऑनलाइन एक नेगेटिव अप्रोच के साथ बैठिए कि सामने वाला कब आपका क्या फ़ायदा उठा दे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। जब यहाँ खुद पत्नी पति को मार देती है, पति पत्नी को मार देता है, ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो आप एक 200-500 किलोमीटर बैठे बंदे के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जिससे आप कभी मिली नहीं, जुली नहीं, वो आपका कैसे सगा हो सकता है, कैसे वो आपका अपना हो सकता है? तो जो हद से ज़्यादा मीठी बातें कर रहे हैं, हद से ज़्यादा लालच दे रहे हैं, हद से ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दिखा रहे हैं, हद से ज़्यादा आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कोई मैं बताना चाहता हूँ। और जो ये फोटोज़ भेज के सोचते हैं ना मैंने डिलीट कर दी बाद में, तो उनको बता दूँ स्क्रीनशॉट इज़ परमानेंट। स्क्रीनशॉट तो लिया जा सकता है उसका, फिर क्या करोगे आप? बी सिक्योर, बी सेफ, ऐसी हरकतें ना करें इफ़ यू वांट टू बी सेफ ऑन एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैं अगर बात करती हूँ, क्योंकि देर आर 2 तरीके की महिलाएं होती हैं, एक मैरिड होती हैं, एक अनमैरिड होती है। एक छोटा एज ग्रुप आपने मुझे समझाया, बट एक एज ग्रुप ऐसा भी है कि जो 35 प्लस होता है, 40s में जा रहा होता है, जो अपनी फैमिली में सेटल्ड है, अपने कामों में सेटल्ड है, अपनी चीज़ों में सेटल्ड है, बच्चे बड़े हो गए एंड दे आर फ्री। तो उनको लगता है कि सोशल मीडिया एक अच्छा टाइम पास है, रील्स बनाते हैं, सब करते हैं। मैम, जो हाउसवाइफ है उनके को भी सेक्सटॉर्शन की बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं,
उनको भी सेक्सुअली हरास किया जाता है ऑनलाइन, उनसे भी मीठी मीठी बातें की जाती है, वो भी कहीं क्योंकि वो इस डिजिटल डेटा के युग में ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाती है, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होती है, तो जो मॉडर्न नहीं होती है तो, और वो कहीं ना कहीं अपने डेटा को ब्रीच हो जाता है, कोई ट्रस्ट का फैक्टर होता होगा उनका, अगर कहीं घर में कोई इशू होता होगा उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, प्रोफाइल को विजिट कर लेते हैं कि कैसी प्रोफाइल है। जैसे मैंने आपको बताया था डिजिटल फुटप्रिंट्स यही होते हैं वो सब, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी बातों में लगाते हैं, उनके फ़ोटोज़ को फिर लीक करते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस आज के टाइम में मैरिड वुमेंस के साथ आ रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ अनमैरिड। हाँ, और मैरिड वुमेन तो किसी को बता भी नहीं पाते, अब किसको बताए, पता है तो घर गया। तो इसके लिए फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती हाँ, तो आप Society के पास इतना, pressure। आपके पास अगर ऐसी, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए, फिर भी आपकी कोई फोटोज़ वगैरह को लीक करने की धमकी दे, आपको ब्लैकमेल करे, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप चाहते किसी को पता ही ना चले और आपकी कंप्लेंट भी दर्ज हो जाए, तो cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर वुमेन एनोनिमस का एक ऑप्शन है जहाँ विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी यू कैन कंप्लेंट देयर, जाइए अपनी कंप्लेंट कीजिए, बस आप दो एक एविडेंस रख लीजिए उसके लिए बस। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी इन्होंने आज इस पूरे पॉडकास्ट में बताया ना, ज़रूर ढंग से सुनिएगा और उसको प्रैक्टिस भी करिएगा कि किस तरीके का हमेशा इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब आप एक बात बताओ कि जनरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों का फ़ोन गुम जाता है, तो क्या फ़ोन मिल सकता है? बिल्कुल, आप घर बैठे भी मोबाइल अपना ढूंढ सकते हो, आपको किसी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत। अच्छा। आप अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद गूगल पर जाकर सर्च कीजिए CEIR.gov.in। ये संचार साथी की वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे आपके को ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक और स्टोलन डिवाइसेस का, उसमें जाइए, अपनी जो आपने लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट कटवाई थी उसको वहाँ अपलोड कीजिए, अपनी आधार कार्ड को अपलोड कीजिए, अपने मोबाइल बिल को अपलोड कीजिए, जो सिम आपकी गुम हो गई थी उसको रीइशू करवाइए, उसको OTP आएगा वो डालिए। अब होगा क्या, आपके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब जब कभी भी कोई आपके मोबाइल में सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा उसको तुरंत अलर्ट और मैसेज पुलिस के पास चला जाएगा और आपका मोबाइल मिल जाएगा। इवन आप इस वेबसाइट पे जाकर सर्च भी कर सकते हो कि कितने लाख मोबाइल आज तक गवर्नमेंट ढूंढ चुकी है। एक और चीज़ बताऊंगा, मिल जाता है मोबाइल, लास्ट तक मैं तो बहुत कम दिखे हैं। मिलते हैं, वो मिलती है, इस पे जाके देखो ना, अपडेट है। हम तो कितनी बार डालते रहते हैं कि हर महीने जितनी की मोबाइल, कभी 300 मोबाइल रिकवर करके दिए, कभी 500 करके दिए। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी आपका मोबाइल गुम हो ना तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप उठाना है, अपनी सिम को बंद करवाए तुरंत, क्योंकि हो सकता है जिसने आपका मोबाइल चोरी किया है वो आपकी सिम के ऊपर OTP भेज के आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे, आपके फ़ोन पे को लिंक कर ले, आपके गूगल पे को लिंक कर ले, उसमें से सिम निकाली और डाल ले दूसरे में, तब कर ली। वो तो 1 मिनट में सारे आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, सोशल मीडिया का एक्सेस ले ले, तो बी सिक्योर एंड सेफ। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेकेंड हैंड फ़ोन या नए फ़ोन भी खरीदे जाते हैं गफ़ार मार्केट से खरीदे जाते हैं, और कहा जाता है कि वहाँ पे सब नकली माल मिलता है या फिर चोरी का माल मिलता है। तो क्या हमें वहाँ से खरीदना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चोरी का माल है और हम खरीद आए हैं उसको, तो जितनी भी बैड एक्टिविटीज़ उस फ़ोन से हुई हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है। देखो, पहले तो आपको चोरी का मोबाइल खरीदना नहीं चाहिए, फिर आप ये पूछोगे अब कि मैं कैसे पता करूँ चोरी का मोबाइल है नहीं है, तो आपको सिंपली करना क्या है, उस मोबाइल नंबर का नो योर मोबाइल नंबर पे जाइए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका मोबाइल चोरी का तो नहीं है, उस पर जाइए, अपना IMEI नंबर डालिए, वो मोबाइल नंबर डालिए, उस पर एक OTP आएगा, डालिए, जैसे आप डालेंगे आपके सामने मैसेज आएगा कि ये ब्लॉक लिस्टेड है या नहीं है, मतलब ब्लॉक लिस्टेड है तो मतलब चोरी का मोबाइल है। अब आपने अपनी सिम डाल ली तो आपकी डिटेल चली गई पुलिस के पास, क्योंकि आपको सिम नहीं डालनी थी। तो अब तुरंत अगर आपका ब्लॉक लिस्टेड लिखा आता है वहाँ पे, तो तुरंत उस फ़ोन को किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जमा करवा दीजिए, उनको बता दीजिए कि मैंने ये वहाँ से परचेज़ किया था, इससे परचेज़ किया था, ये चोरी का मोबाइल, अगर आप चाहते हो कि आप खुद किसी भी मुसीबत में ना पड़े। जी, ये तो मोबाइल्स का तो आपने बता ही दिया, बट आजकल मैं देख रही हूँ फॉर्च्यूनर्स हो, क्रेटा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिसमें ऑलरेडी GPS होता है, वो भी घर के बाहर से चोर नहीं जाती। देखो, या तो आप फिर GPS ऐसी जगह लगा होगा आपको कि उसको इजीली होगा ट्रैक करना, लोग ऐसी जगह लगा देते हैं, या कभी भी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो तुरंत उसकी लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जाकर, ताकि आपकी मतलब जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाए फटाफट और उनको बताए कि आपकी गाड़ी यहाँ से चोरी हो चुकी है। एक और चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ मैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपेंसिव कार होती है
वो लोग डबल जीपीएस सिस्टम का भी यूज़ करते हैं, आपको पता है तो। ओके, हाँ, वो क्या होता है? उसमें क्या होता है, और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एक होता है हैंडल लॉक, कि जो गेयर गियर लॉक के हाँ, गेयर लॉक से भी, सारी गाड़ियों में लगा हुआ है। गियर लॉक से भी आप सिक्योर कर सकते हो। एक टायर लॉक भी होता है कि आपके टायर में लॉक लग जाता है। मेजर सिक्योरिटीज़ आप ये यूज़ कर सकते हो। और कोशिश करें अपने सेफ प्लेस पे अपनी गाड़ी खड़ी करने की। आपका घर यहाँ पे आप खड़ी कर रहे हो 2 किलोमीटर, या ऐसी जगह तो जो थोड़ी सुनसान है, तो ऐसी जगह ना खड़ी करें। बस मुझे बताओ इसके बारे में, गूगल फुटप्रिंट्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ आजकल मैं इसके बारे में। गूगल फुटप्रिंट्स वो है जो भी गूगल पे जाकर आपने ऐसा वैसा कुछ भी देखा था, तो गूगल सब चीज़ों को मॉनिटर कर लेता है। आप ये सोचते हो कि आपने बचपन में देखा था, आप गूगल को नहीं पता है, तो आपकी हर चीज़, हर एक्टिविटी ऑनलाइन मॉनिटर होती है कि गूगल पे आपने क्या क्या देखा था, क्या किया था। अगर आप भी ये चेक करना चाहते हो कि आपने गूगल पर आज तक क्या देखा था, क्या क्या कुछ किया था, तो अपने गूगल पर जाकर सर्च कीजिए माई एक्टिविटीज़। आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी पीछे तक कि आपने गूगल पे क्या क्या देखा था, क्या सर्च किया था। या आप ये सर्च कर सकते हो takeoutgoogle.com। आपको एक एक चीज़ का पता चल जाएगा, आपके गूगल का एक्सेस कहाँ है, गूगल पे क्या देखा था, कहाँ पर गूगल लिंक है, सब टोटल XYZ। पूरा, और उसको मैं को हमेशा चैट की रजिस्ट्री करके रखना चाहिए। हाँ, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो जी। तो उसको डिलीट कैसे किया? वहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आ जाता, हमेशा उसको करके ही रखना चाहिए। आजकल एक अमित जी एक और चीज़ चल रही है, APK फाइल फ्रॉड, वो क्या सी? अभी अभी चला था कि आपके पास एक मैसेज आता है कि RTO चलाने चेक करो, RTO ने भेजा आपके पास। उस पर पीछे लिखा होता है .APK। ये होता है पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब जैसे आप इस पर डाउनलोड करते हो, आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस सामने वाले के पास चला जाता है, कि आपके पूरा एक्सेस पूरे फ़ोन का एक्सेस चला जाता है। इसके अंदर मालवेयर्स होते हैं, इसके अंदर परमिशंस होती है। मतलब उसको क्लिक करना ही ये है कि आप खुद अपनी कंसेंट दे रहे हो कि आपके मोबाइल का एक्सेस सामने वाला यूज़ कर सकता है, और आपका मोबाइल बन जाता है उनके लिए बस एक रिमोट कंट्रोल। वहाँ बैठ के आपके मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं दूर बैठ के पूरा। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी किसी भी तरीके की .APK फाइल आती है, तो उसको भूल कर भी डाउनलोड ना करें, उसको तुरंत डिलीट करते हैं। या आप से क्लिक हो गया, अननोन ऐप इंस्टॉल का एक ऑप्शन होता है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर उसको आज ही ऑफ कर दे, ताकि आपके मोबाइल में कोई अननोन ऐप डाउनलोड हो ही ना हो। और गलती से अगर क्लिक हो गया तो तुरंत अपने फ़ोन को रीसेट करें फटाफट, जितनी जल्दी हो सके। और इससे बचा। हाँ, ऑटोमेटेड डाउनलोड को बंद करके रखिए, जैसे कि आपको बताया था। चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों का बहुत माइन्यूटली ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आपको सबसे पहले आपके स्टेप्स फॉर योर सेफ्टी, साइबर फ्रॉड को लेके, बाकी चीज़ों को भी लेके, सोशल मीडिया पे कैसे सेफ रहना है, आपको ज़रूर पता चलेगा। एंड बिफोर वी लीव फॉर दिस पॉडकास्ट, क्योंकि इनका टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्व स्पेशली आए हैं आज हमारे लिए, मैं जाने से पहले आपसे 5 डूज एंड डोंट जो हर एक इंसान को करने चाहिए। 5 डूज एंड डोंट। पहला डूज की बात करें, अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा इनेबल करके रखें। अपने डेटा का बैकअप लेके रखें। तीसरा, अपने मोबाइल में हर तरीके की प्राइवेसी, लाइक अपने मोबाइल की परमिशंस वगैरह को बंद करके रखें, कि आप अपने कैमरे या इनका एक्सेस किसी को ना दें। चौथा, आप अगर पब्लिक प्रोफाइल नहीं है तो अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट करके रखें। पाँचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने नंबर को सोशल मीडिया किसी भी अकाउंट के ऊपर रजिस्टर ना करें, ना दे। मतलब हम एक ऑल्टरनेट अपने नंबर को सेव करके रखें, एक अल्टरनेट नंबर। डोंट्स में आता है किसी भी तरीके की अननोन फाइल के ऊपर क्लिक ना करें, अननोन मैसेज के ऊपर क्लिक ना करें, अननोन वीडियोस के क्लिक ना करें, अननोन फोटो के ऊपर क्लिक ना करें, किसी भी अननोन व्यक्ति से बात ना करें, कहीं वो आपको बहला फुसला ना ले, लालच में ना आए, डरे नहीं, सिक्योर रहे, सेफ रहे, अलर्ट रहे। जय जवाहर। इसलिए कहा जाता है कि डरो मत और सेफ रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप सबने ये पॉडकास्ट देखा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कहीं ना कहीं अगर उसका सोल्यूशन होगा तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप कुछ ज़रूर रिप्लाई करिएगा हमारे कमेंट्स पे। कीप ऑन वॉचिंग अस, कॉफ़ी एंड फिल्टर। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।